हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एनिमल किंगडम के प्रारंभिक बिंदुओं को मैं आपको बताऊंगा। एनिमल किंगडम या जंतु जगत प्रकृति में लाखों की संख्या में जंतु पाए जाते हैं। कुछ जलीय होते हैं, कुछ स्थलीय होते हैं, कुछ वायवीय होते हैं। लगभग 40 लाख प्रजातियां जंतुओं की धरती पर पाई जाती हैं और इतने अधिक जंतुओं के जनसमूह को, इतने अधिक जंतुओं के ग्रुप को एक साथ पढ़ना, एक साथ समझना, एक साथ उनको जानना, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट था या बड़ी ही डिफ़िकल्ट प्रक्रिया थी। तो वर्गीकरण के आधार पर इनको विभिन्न ग्रुपों में बांट करके इनका अध्ययन करना ज़्यादा सुविधाजनक लगा, क्योंकि एनार्मस जो इनकी संख्या असीमित है, अभी इतने तरह के जंतु खोजे गए हैं। उनके अलावा बहुत से ऐसे जंतु हैं धरती पर जिन्हें हम आज तक अभी जान नहीं पाए, खोज नहीं पाए। लेकिन फिर भी ज्ञात जंतुओं को किस आधार पर उनका हम अध्ययन करें, किस आधार पर उनके लक्षणों की विवेचना करें, इसके लिए जंतुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया। जिस तरह से आप पादप जगत का वर्गीकरण इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि वनस्पतियों का वर्गीकरण कैसे किया गया, क्योंकि वनस्पतियां भी धरती पर लाखों की संख्या में हैं, लाखों की संख्या में उनकी प्रजातियां हैं। उसी तरह से धरती पर या वायु में या पूरे यूनिवर्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल हैं, जिनको आप जंतु कह सकते हो, इन जंतुओं की भी संख्या इतनी असीमित है बच्चे कि इनके अध्ययन के लिए भी हमें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की ज़रूरत पड़ती है। तो जंतुओं के वर्गीकरण किस आधार पर किए जाएं, कौन सा बेस इनके क्लासिफिकेशन का बनाया जाए, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाए, तो यह एक प्रबल समस्या थी कि आखिर किस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाए। इसके लिए एक सिस्टम दिया गया कि वर्गीकरण के आधार, एनिमल किंगडम या जंतु जगत के वर्गीकरण के आधार। बच्चे, आज का मेरा टॉपिक यही है कि जंतुओं को उनके किस किस आधार पर वर्गीकृत करके हम विभिन्न ग्रुप में, विभिन्न समूहों में, विभिन्न क्लासेस में वर्गीकृत करें। तो उसके लिए एक टॉपिक है वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण के आधार क्या हैं, किस किस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। तो बच्चे, आज हम आपको बताते हैं कि वर्गीकरण के 5 आधार मैं आपको बताऊंगा, जिनके आधार पर क्लासिफिकेशन जीवधारी का किया जाता है। क्योंकि जो हम वर्गीकरण करते हैं, उस वर्गीकरण की जो ये व्यवस्था है, उसको हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। बच्चे, टैक्सोनॉमी कहते हैं ये वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान। टैक्सोनॉमी की एक मूलभूत धारणा है कि टैक्सोनॉमी का काम कैसे, वह वर्गीकरण की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्गीकी का फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है किसी एनिमल को पहचानना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी एनिमल को पहचानते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस एनिमल को पहचान लेते हैं कि यह है, मतलब इसमें इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। तो जब उन लक्षणों की पहचान कर लेते हैं, तो लक्षणों की पहचान करने के बाद उसका हम नामकरण करते हैं। दूसरा स्टेप है नामकरण करना, नॉमेनक्लेचर। तो पहले आइडेंटिफिकेशन माने पहचानना, नंबर 2 नॉमेनक्लेचर, उसका नाम रखना,
और जब हमने उसे पहचान लिया उसके विभिन्न लक्षणों के आधार पर, और जब हमने उसका एक फिक्स नाम रख दिया कैरोलस लिनियस के वर्गीकरणीय सिद्धांत के अनुसार, उसके बाद तब उसका हम क्या करते हैं बच्चे, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं। तो ये 3 स्टेप वर्गीकरण के हैं। पहला पहचानना, दूसरा उसका नामकरण करना, और तीसरा वर्गीकरण करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहचानते हैं कि किस आधार पर इसका वर्गीकरण करें। तो उस पहचानने के कुछ मूलभूत पॉइंट्स हैं। जैसे बच्चे पहला नंबर है संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसका शारीरिक संगठन किस स्तर का है। शारीरिक संगठन किस स्तर का है मतलब वो एक कोशिकीय है। यदि एक कोशिकीय है तो प्रोटोजोआ है, चलिए किनारे कर दीजिए या मोनेरा में रख दीजिए। बट यदि वो बहुकोशिकीय है और बहुकोशिकीय होने के साथ साथ उसमें डेवलप्ड एनिमल के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो फिर उनकी कोशिकाओं, उनके ऊतकों, उनके अंगों का अध्ययन करते हैं। और संगठन के स्तर में हमें देखते हैं कि किस लेवल का इसका संगठन है। जैसे कि पहला लेवल मान लीजिए कोशिका स्तर का श्रम विभाजन उसमें है। अगर केवल कोशिकाएं ही सारा काम करती हैं तो वो सेलुलर लेबर डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बच्चे शाइकान आता है, जो पोरीफेरा का सदस्य है, शाइकान। कोशिका स्तर के बाद दूसरा स्तर है बच्चे ऊतक स्तर या टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या आएगा, तो टिश्यू लेवल में हाइड्रा आता है, अर्थात सिलेंट्रेट से आते हैं, मतलब पोरीफेरा सिलेंट्रेटा। जो सिलेंट्रेट्स अथवा नाइडेरिया के सदस्य होते हैं उनमें जो श्रम विभाजन होता है, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, वो ऊतक स्तर का होता है। मीन्स कई कोशिकाएं आपस में मिलके एक ग्रुप का निर्माण करती हैं, एक पर्टिकुलर काम के लिए निर्धारित होती हैं, उनको हम टिश्यू कहते हैं या ऊतक कहते हैं। कोई ऑर्गन सिस्टम उसमें नहीं होते। तीसरा जो लेवल है उसको कहते हैं ऑर्गन लेवल लेबर डिस्ट्रीब्यूशन, अंग स्तर का श्रम विभाजन। अंग स्तर के श्रम विभाजन में क्या होते हैं, अंग स्तर के श्रम विभाजन का मतलब है कि अंग काम करते हैं, कुछ स्पेशल काम के लिए एक अंग बन जाते हैं कई ऊतकों के समूह से। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, टिनिया सोलियम वगैरह जिसको पढ़ते हैं आप। और उसके ऊपर जैसे ही हम जाते हैं निमेटोड्स, आर्थ्रोपोड्स, कार्डेटा, इन सभी में जो लेबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम स्तर का होता है, माने अंग तंत्र स्तर का श्रम विभाजन होता है। मतलब अगर मनुष्य को देखना है तो देखने के लिए कई अंग आपस में मिलके काम करते हैं, जैसे पलकें हैं, आईबॉल है, रेटिना है, रेटिना से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, ये सभी मिलकर के काम करते हैं तब काम होता है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये सभी जब आपस में मिलके एक रेगुलर फंक्शन एक साथ मिलके करती हैं तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। तो ये ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र होते हैं। इस तरह से बच्चे 4 स्तर के संगठन स्तर होते हैं जीवधारियों के, कोशिका स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर और ऑर्गन सिस्टम अथवा अंग तंत्र स्तर के। तो इसके आधार पर भी जीवधारियों का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जीवधारियों के क्लासिफिकेशन का दूसरा, किस आधार पर हम वर्गीकरण करें जंतुओं को, तो उसके लिए दूसरा नंबर है, पहला तो हो गया संगठन के स्तर, ध्यान देंगे, नोट्स भी करते चलेंगे। और दूसरा नंबर है बच्चे सममिति, सममिति या सिमेट्री। सममिति या सिमेट्री क्या है, व्हाट इज सिमेट्री? तो बच्चे जंतुओं में कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके शरीर का विकास अनसिमेट्रिकल होता है, बिना किसी अनुपात के होता है।
और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें एक फिक्स अनुपात में उसकी विकास, उनकी वृद्धि होती है। तो सिमेट्री से अभिप्राय कि उनके किसी भी भाग से कहीं से भी उनको अलग करते हैं तो इक्वल पार्ट में अगर बढ़ते हैं तो वो सिमेट्रिकल ग्रोथ होता है। तो सममित या सिमेट्री में 3 प्रकार की सिमेट्री होती है। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अनियंत्रित रूप से किसी तरह बढ़ जाएंगे, जैसे साइकान एनिमल को देखते होंगे, वो स्पंज है, साइकॉन है, ये सब एसिमेट्रिकल ग्रोथ है इनका, मतलब ये असममित में होते हैं, माने इनका कोई फिक्स शेप का अनुपात नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्रिकल डेवलपमेंट या एसिमेट्री या असममित। दूसरा है आरीय सममित या रेडियल सिमेट्री। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जैसे स्टारफिश है, इकाइनोडर्मेट्स या जो स्टारफिश होती हैं, इनको आप 5 भुजाकृत होती हैं ये, और कहीं से इनको हम क्रॉस कराएं तो इक्वल पार्ट में उनकी त्रिज्या से यदि बांटते हैं, रेडियस से अगर काटते हैं उनको, तो इक्वल पार्ट में बटेंगे। तो जब रेडियस से काटने पर वो इक्वल पार्ट में चारों तरफ से बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री या आरीय सममित। तो कुछ एनिमल आरीय सममिति के होते हैं, कुछ एनिमल एसिमेट्री माने असममिति होते हैं, और तीसरा जो है उसको कहते हैं बच्चे द्विपार्श्व सममित या बाइलेटरल सिमेट्री। तो इस तरह से 3 तरह की समितियाँ होती है जीवधारियों में, और इस सममित के आधार पर भी जीवधारियों को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें एक है रेडियल सिमेट्री, या पहला नंबर आप कह सकते हैं कि असममित माने एसिमेट्रिकल ग्रोथ, जिसमें साइकॉन आता है। दूसरा नंबर आपका है आरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री, उसमें इकाइनोडर्मेट्स आते हैं, मतलब तारा मछली। और उसके बाद जो तीसरा है वह है द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें जितने आर्थ्रोपोड्स जो कीट होते हैं, मनुष्य होता है, ये आइसो बाइलेटरल या इसको कह सकते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, पार्श्व सममित होती है, अर्थात इनको मिडिल पार्ट से ऐसे काटने पर इक्वल पार्ट में दोनों भाग बढ़ता है। तो इस तरह से 3 सिमेट्रिकल प्रोसेस होते हैं। इसके आधार पर भी जीवधारियों के वर्गीकरण किए जा सकते हैं। तीसरा टॉपिक है बच्चे जनन के स्तर। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि किस तरह से किस बेस पर जंतुओं का क्लासिफिकेशन करें। तो उसके वर्गीकरण के जो आधार हैं, उस वर्गीकरण के आधार में पहला आधार है संगठन के स्तर, दूसरा आधार है उनकी समिति, और तीसरा जो आधार है वो है जनन के स्तर। बच्चे जनन के स्तर क्या हैं? रिप्रोडक्शन क्रिया या प्रजनन क्रिया में फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है या भ्रूण बनता है, वह भ्रूण जब अपना क्लीवेज करता है, माने अपना जब विकास करता है, तो उस विकास में कोरकखंडों का निर्माण होता है। इन कोरकखंडों में 3 तरह के स्तर बनते हैं बच्चे। बाहरी स्तर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, बीच के स्तर को कहते हैं मेसोडर्म, और सबसे अंदर के स्तर को कहते हैं इंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म ऐसे जंतु जिनके भ्रूणी परिवर्धन में ये तीनों स्तर बनते हैं, अर्थात उनकी देहभित्ति का निर्माण इन 3 स्तरों से जब होता है, तो उनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल या त्रिकोरकी जंतु। मनुष्य भी त्रिकोरकी है, माने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मैक्सिमम जंतु जो डेवलप्ड प्राणी हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब उसके जनन स्तर में 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। लेकिन इसके अलावा जनन के 2 स्तर और होते हैं बच्चे, जो लोवेस्ट एनिमल में पाए जाते हैं, जैसे
जो हाइड्रा है, स्पंज है, मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस आदि लोअर नॉन कॉर्डेट जो होते हैं, इनकी जो देहवत्ति का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, उसमें मात्र 2 ही स्तर पाए जाते हैं। एक को एक्टोडर्म कहते हैं और एक को इंडोडर्म कहते हैं। इसलिए इनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं या द्विकोरकी जंतु कहते हैं। अर्थात जनन के स्तर में एक स्तर हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म पाया जाता है। इसमें मनुष्य तथा हायर कॉर्डेट्स और हायर नॉन कॉर्डेट्स आते हैं। और जो द्विकोरकी हैं, माने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, माने जिसमें केवल एक्टोडर्म और इंडोडर्म आते हैं, उसमें लोअर नॉन कॉर्डेट में के जंतु आते हैं। और एक और है, इनके बीच का मिडिल कैरेक्टर प्रस्तुत करता है, उसको हम कहते हैं तो असत्य, या उसको मिसोग्लिया एक टर्म्स होता है। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ऐसे एनिमल जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उस डिप्लोब्लास्टिक में बीच में एक तरल लिक्विड भरा होता है, जिसको मिसोग्लिया कहते हैं। तो इस तरह से जो जनन के स्तर होते हैं बच्चे, वो 2 स्तर में बटा होता है। एक को आप कहते हो द्विकोरकी, एक को त्रिकोरकी। अर्थात कुछ जंतुओं में एक्टोडर्म और मीजोडर्म और इंडोडर्म तीनों होता है, और कुछ में केवल एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है। तो जनन के 2 स्तर होते हैं। इसके आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। त्रिकोरकी जंतु डिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरकी जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद बच्चे जो चौथा संगठन स्तर है या वर्गीकरण का जो स्तर है, वर्गीकरण का जो आधार है, किस आधार पर वर्गीकरण करें, तो चौथा जो आधार लिया गया वो है देह गुहा या शिलोम। देह गुहा या शिलोम, बॉडी कैविटी। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी के अंदर सीलोमिक कैविटी जिसको कहते हैं वो नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं अगुही या एसिलोमेट। यानी ऐसे जंतु जिनके शरीर में गुहा नहीं होती, सीलोमिक कैविटी नहीं होती, उनको हम कहते हैं अगुही या एसिलोमेट। तो एसिलोमेट में हम लिख सकते हैं हाइड्रा को, एस्केरिस, ये हाइड्रा, और फिर ये स्पंज माने पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेस। एक क्रम से आप समझ सकते हो कि पोरीफेरा में शाइकॉन, सिलेंट्रेटा नाइडेरिया में हाइड्रा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में टीनिया सोलियम। ये अगुही होते हैं, इनमें गुहा नहीं पाई जाती, एसिलोमेट इनको कहते हैं। इसके बाद जैसे हम निमेटोड्स में आते हैं, तो निमेटोड में एक्चुअली गुहा तो नहीं होती, लेकिन गुहा जैसी एक संरचना होती है। इस नाते इनको हम कहते हैं असत्य गुहीय जंतु या सीडोसिलोमेट। एस्केरिस आता है इसमें, जो निमेटोडा एस्केहेल्मिन्थेस का सदस्य है। अगुहीय नहीं होते और गुही भी नहीं होते, लेकिन बीच का एक मध्यवर्ती कैरेक्टर प्रस्तुत करते हैं, जिसको कहते हैं स्यूडोसिलोमेट या असत्य गुही एनिमल होते हैं। और तीसरा होता है, उसको कहते हैं गुहीय या सिलोमेट एनिमल। इस सिलोमेट एनिमल में मनुष्य, सभी कार्डेटा के जंतु आते हैं। इनके शरीर के अंदर एक गुहा होती है, एक खोखला जैसी संरचना होती है, जो सिलोमिक कैविटी कहते हैं उसको, माने वो सिलोम गुहा पाई जाती है। मनुष्य भी उसमें आता है। तो डेवलप्ड एनिमल का ये करेक्टर है, ये लक्षण है कि उसमें सिलोमिक गुहा हो। तो ऐसे एनिमल्स को हम सिलोमेट में रखते हैं। अर्थात जो मनुष्य की देह गुहा या जो जंतुओं की देह गुहा होती है, या देह गुहा भी 3 प्रकार की होती है जंतुओं की। एक अगुहीय होते हैं, एसिलोमेट होते हैं,
एक जो है सीडोसिलोमेट माने असत्य गुही होते हैं, और एक सिलोमेट होते हैं माने गुही होते हैं। और जो पांचवा स्तर है बच्चे, जो पांचवा आधार है जनन का, या ये वर्गीकरण का आधार, जो पांचवा आधार है पृष्ठरज्जु या रीढ़ की हड्डी। पृष्ठरज्जु के आधार पर भी जीवधारियों को आप जानते होंगे कि दो रूपों में बांटते हैं, एक को नॉन कॉर्डेट कहते हैं, एक को कॉर्डेट कहते हैं। एक को पृष्ठधारी कहते हैं और एक को अपृष्ठधारी कहते हैं। तो पृष्ठधारी और अपृष्ठधारी, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, दो भागों में एनिमल्स को बांट देते हैं। अब प्रकृति में तमाम ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें मेरुरज्जु अथवा नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है उनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट, और ऐसे एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड उनके जीवन के किसी न किसी समय में आता है, कुछ एनिमल्स में कुछ समय के लिए होता है फिर समाप्त हो जाता है, कुछ एनिमल्स में जीवन पर्यंत रहता है, तो फिर भी नोटोकॉर्ड अगर है उनमें तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, इन दो प्रक्रियाओं में हम इस आधार पर बांटते हैं। इसके अलावा तो ये जो मैंने 5 स्टेप आपको बताया, पहला संगठन के स्तर, दूसरा सममिति, तीसरा जनन के स्तर, चौथा गुहाओं के बारे में, और पांचवा है आपका ये मेरुरज्जु या पृष्ठरज्जु के आधार पर। इन 5 आधारों पर हम जीवधारियों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर सकते हैं। इनके अलावा कभी कभी जीवधारियों में उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे अमोनोटिलिक एनिमल, यूरोटिलिक एनिमल, जो यूरिया का संश्लेषण करते हैं उसको हम यूरोटिलिक कहते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको अमोनोटिलिक कहते हैं। तो ऐसे उत्सर्जन के आधार पर, रेस्पिरेशन के आधार पर, इन चीज़ों का आधार पर हम जीवधारियों का मेनली जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। इस चैप्टर में आप जंतुओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो जंतुओं के क्लासिफिकेशन का जो बेस है, जो आधार है, वो इन स्तरों से होकर गुजरता है, और इन स्तरों के आधार पर हम इलाट ऑफ एनिमल्स जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनका सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन क्रमबद्ध रूप से वर्गीकरण करके उसका अध्ययन करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही बचे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की बातें बताई जाएंगी। थैंक्स।